अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस देखो, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि होम्योस्टेसिस जो है वो चैप्टर 70% जो आपका जो जोलॉजी का पेपर है इसमें से 70% जोलॉजी होती है, ठीक है। और जोलॉजी के पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस बना रही होती है ये होम्योस्टेसिस वाला जो चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। किडनी किस तरह काम करती है और क्या कहते हैं बाकी आपकी जो बॉडी में एक्सक्रीशन का काम हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है, लिवर का काम, ये सब चीजें हम लोग इसमें देख रहे होंगे, सही है। तो होम्योस्टेसिस हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबके पास जो है बुक्स होंगी, अगर जिनके पास नहीं है तो वो ये क्या कहते हैं स्क्रीन देख लिया। स्क्रीन के ऊपर मैंने डायरेक्ट बुक से ही आपके जितने भी पेज थे वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, तो आपको मसला नहीं होगा, सही है। और बेटा एट द स्टार्ट ऑफ सेशन में ये बता दो दोबारा, कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर दो, हैंड रेस कर लो या फिर टाइप कर देना चैट बॉक्स में, सही है। तो मैं उसी वक्त फिर सुन लूंगी और आपका मसला हल कर दूंगी। अटेंडेंस मार्क कर दोगे? मैं कर दूंगी बाद में मार्क अटेंडेंस, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन कैसे पढ़ाऊंगी अभी इनको। अच्छा बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम होम्योस्टेसिस, इसकी जो डेफिनेशन बेटा स्टार्ट हो रही है वो हो रही है, आप लोग देखो स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है बेटा होम्योस्टेसिस, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ लाइन के एंड में देखो बेटा ये द लिखा हुआ है, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट, यहाँ से लेकर 2 लाइंस नीचे छोड़ो और लिमिट्स तक देखो आप, तो ये डेफिनेशन आपकी होम्योस्टेसिस की हो गई, सही है। तो देखो बेटा होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। स्टेसिस का मतलब होता है उसको बैलेंस रखना। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना, सही है। इट इज, अब देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सूटेबल लिमिट्स, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट मेंटेन कैसे रहेगी, स्टेडी स्टेट इस तरह से मेंटेन रहेगी कि कुछ हमारे पास सेट होते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा मैं कहाँ पे थी, द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट एज होम्योस्टेसिस, इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सूटेबल लिमिट्स। अब देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं, सही है। अब वो चाहे आपका एक्सक्रीशन वाला मैकेनिज्म हो, थर्मो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म हो, ठीक है। तो अब होम्योस्टेसिस इन सब टर्म्स को ना अपने अंदर समेट रही होती है, सही है। अब कोई भी ऐसा काम बॉडी के अंदर हो रहा है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो कि बॉडी के की जो कंडीशन होती है उसको यूनिफॉर्म कंडीशन को मेंटेन करने के लिए काम कर रही होती है, एक सूटेबल लिमिट में बैलेंस करने के लिए काम कर रही होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है, मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सूटेबल लिमिट्स, ठीक है। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर दो और वो है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन सूटेबल लिमिट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो लाइन है सबसे एंड वाली डेफिनेशन की, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बाद डाल दो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद विद इन सूटेबल लिमिट्स, ठीक है। कोई सवाल है किसी को, कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? इंशारा बेटा आप पूछो क्या सवाल है। हेलो इंशारा बेटा, सवाल जो भी है आपका पूछो। वो एफबी पे, हेलो किसी की बताते रहा करो ये खबरें मुझे, बताते रहा करो ये खबरें मुझे, एफबी की कोई खबर नहीं है। बेटा ये किसकी आवाज आ रही है, पीछे से कौन ये बात ना कर बातचीत भी करने बैठ जाए। अच्छा बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना, सही। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर क्यों नहीं है? अब आ रही है मेरी आवाज?
बेटा चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो वॉइस अगर क्लियर है तो मैं आगे पढ़ा लूँ। लो वॉइस, आवाज़ क्यों कम आ रही है? क्लियर है? ठीक है। फुरकान आपकी साइड पे कोई इशू होगा, आई थिंक बाकियों को क्लियर है आवाज़, सही है। होम्योस्टेसिस आई होप यस मिस क्लियर है, ठीक है। तो अब होम्योस्टेसिस को के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप लोग आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन, सही हो गया। अब सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन की फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक, सही है। और जो एक्सक्रीशन है उसकी डेफिनेशन है थर्ड लाइन से लेकर आपका थर्ड लाइन से लेकर बेटा सेकेंड लास्ट लाइन, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, सही। और उसके बाद जो पैराग्राफ बच जाता है वो है थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब लिखा हुआ क्या है इसमें, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट आर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन नाम को अगर हम ब्रेक करें तो हमें डेफिनेशन आधी से ज्यादा खुद ही समझ में आ जाती है कि वो कहना क्या चाह रही है, इसका मतलब क्या होता है, सही है। अब ऑस्मो का मतलब हमने फर्स्ट ईयर में बहुत डीप में पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में किस तरह से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है आपका वाटर है या सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसकी मूवमेंट किस तरह हो रही होती है, सही हो गया। अब ऑस्मो जो यहाँ पे वो उस चीज को रेफर कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस के जो डायनामिक्स होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और ऑस्मोटिक जितने भी डायनामिक्स होते हैं उनको डील कर रहे हैं हम, सही है। अब रेगुलेट करना किसी भी चीज को क्या कहते हैं, रेगुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को आपने जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, मेंटेनेंस ऑफ और रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर, ठीक है। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी आपकी जो मेडिसिन वगैरह या आपको जो आईवी फ्लूइड्स वगैरह दी जा रही होती है उसके बेसिस बना रही होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी बॉडी में जितने भी काम हो रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हाइपरटोनिसिटी हाइपोटोनिसिटी मेंटेन हो रही होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन उसके अंडर आ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कहूंगी, सॉल्वेंट के अंदर जब आप सॉल्यूट मिलाते हो, ठीक है, आपने एक गिलास पानी लिया, आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी फॉर एग्जांपल मिला रहे हो, ठीक है, और दूसरे ग्लास में आपने सेम लिया है अमाउंट ऑफ वाटर और उसके अंदर यू आर मिक्सिंग 4 या 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि ग्लास ए का होगा जिसमें मैंने 1 स्पून शुगर डाली है या फिर ग्लास बी का होगा जिसमें मैंने 4-5 स्पून उठाकर डाल दिए। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? चैट बॉक्स यूज करो बच्चों और मुझे बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा ज्यादा? नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताओ बेटा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कौन से वाले का, ग्लास ए का या ग्लास बी का? ग्लास बी का होगा ज्यादा। सारा अल्फा बी, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। ग्लास बी का होगा, क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द ग्लास ए, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर टोटली डिपेंड कर रहा होता है, बेसिकली होता क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर, देखो ना आपके पास बॉडी में सॉल्यूट भी होते हैं, सॉल्वेंट भी, आपके पास ब्लड है, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि ब्लड में बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, 90 to 95% वाटर होता है, फिर उसके बाद आपके पास हार्मोन्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं और बहुत सारे दूसरे भी सिक्रीशंस वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अब उस वाटर के अंदर वो सब चीजें क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, ठीक। तो अब बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से मेंटेन हो रहा है, एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, और उस चीज को डिटरमाइन या वो चीज किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ठीक है, ग्लास ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम था और बी का ज्यादा था, तो किस चीज पे डिपेंड कर रही है ये चीज कि भाई किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो किस चीज पे? इस चीज पे कि मैंने कितना सॉल्यूट डाला है, मैंने कितनी चीनी मिलाई है। आप लोगों ने जो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे बताया कि किसका ज्यादा होगा, वो कैसे बताया? ये चीज देख के ना कि एक ग्लास में मैंने 1 स्पून डाला है, दूसरे में मैंने 4 डाल दिए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, या ऑस्मो रेगुलेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है आपके पास, ठीक है, और कितना पानी है। सॉल्यूट ज्यादा होगा, पानी उसके मुकाबले में कम होगा, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा वाटर होगा,
डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। सो दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, तीनों हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लूंगी, आप लोगों से खुद भी क्वेश्चन कर लूंगी। ठीक, एक्सक्रीशन 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि हम एक्सेस जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं या बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन सबको रिमूव करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। कि भाई बॉडी में जितने भी, भाई आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद वो पूरा प्रोसेस होता है, खाना उसको एसिमुलेट किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो रह जाती हैं चीजें किसी काम की नहीं होती, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ फीसेस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर कोई भी अनवांटेड चीज रहेगी तो वो नुकसानदेह होगी ना बेटा बॉडी के लिए, सही है। तो इस वजह से बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जितने भी जो बिल्कुल यूजफुल होते नहीं है, उन सब चीजों को बॉडी जो है वो निकाल कर बाहर कर देती है, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर आपसे मैं पूछूं तो बॉडी में कौन से 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, मुझे जरा, जी फुरकान आप चैट बॉक्स में बेटा टाइप कर सकते हो। मुझे जरा बताओ बेटा आप लोग के बॉडी के कोई 2 इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी मुझे ऑर्गन्स के नाम बता दो। जी फुरकान मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? किडनी, ठीक है, किडनी एंड स्किन, वेरी गुड इंशारा, किडनी आरफा, स्किन जयवंती, वेरी गुड, आरफा स्किन गुड, यास्मीन किडनी अर्शद, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो स्किन से कैसे एक्सक्रीशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, आपको आजकल तो वैसे भी गर्मी है, सबको ही स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो what is that mechanism? That mechanism is involved in the removal of excess salt and water from your body, from your सुपरफिशियल स्किन, ठीक हो गया। और किडनी तो सबको पता ही होता है, और किडनी का तो मेन फंक्शन क्या है, बॉडी से मेजर जितने भी एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको निकालना उसका काम होता है, ठीक हो गया। तो वेरी गुड बेटा, जिसने चैट बॉक्स में लिखा है बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली स्किन को भी और आपका जो किडनी है दोनों को डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, अब तीसरी चीज पे आ जाओ बेटा, थर्मो रेगुलेशन, सही है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब नाम से पता चल रहा है, अगेन व्हेन यू गेट अ डेफिनेट टर्म या डेफिनेशन, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट ड्राइव करने का सिंपल तरीका ये है कि उस वर्ड को ना आप ब्रेक कर दो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी डेफिनेशन या उस वर्ड का या उस टर्म का मीनिंग क्या है। अब थर्मो मीन्स हीट, सही है। रेगुलेशन का मतलब अगेन मेंटेन करना, किसी चीज को रेगुलेट करना। तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज सिंपल simply known as thermoregulation, regulation of temperature up to a tolerable limit। भाई जब गर्मी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे आजकल है, या आप सर्दियों के मौसम की बात कर लो, या किसी कोल्ड आप इन्वायरमेंट वाले इलाके में जाओ, तो बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, सही है। ऐसा नहीं होता कि अब देखो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, नॉर्मल कितना टेम्परेचर होता है बॉडी का। फ़ारेनहाइट में वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, अगर सेंटीग्रेड में पता है तो मुझे बताओ, और साथ में आगे वो जरूर लिखना, यूनिट जरूर लिखना बेटा, ऐसे नंबर नहीं लिखे जाते सारा, और प्राइवेटली नहीं, एवरीवन पे करो रिप्लाई। 37 डिग्रीज, ठीक है, गुड आरफा। 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमना, ठीक है, और 37 डिग्रीज, वेरी गुड, ठीक है, फुरकान, आरफा, सारा एंड हमना, वेरी गुड, सही बताया, सही है। तो अब बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सही है, उसको भी तो मेंटेन रखना है ना बेटा। अगर आप किसी गर्मी वाली जगह पर मौजूद हो, जैसे आजकल का मौसम है, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी आपके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखेगी तो क्या होगा, ठीक है, आप तो स्वेटिंग कर करके, या फिर आपकी बॉडी का पूरा निजाम ही धर्म भरम हो जाएगा, ठीक है, अब पानी लॉस होगा, और मतलब बाकी भी जितने भी आपने ये भी पढ़ा है कि क्या कहते हैं, आपका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंजाइम्स को रेगुलेट करने में। याद आ रहा है आपको, फर्स्ट ईयर में मैंने ही पढ़ाया था, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, तो उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सबसे पहला फैक्टर था, फिर उसके बाद टेम्परेचर की हेडिंग थी, और टेम्परेचर के 2 ग्राफ दिए हुए थे, आई थिंक पीएच और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होगा बेटा, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉडी का, तो एंजाइम्स काम करना बंद हो जाएंगे, और जब एंजाइम काम करना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है, वो कोई भी काम सही से तरीके से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका जो एंजाइम्स है वो सारे काम करना। बहुत फास्ट आवाज आ रही है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा आहिस्ता बोलने की कोशिश करूंगी। अब अगर कोई भी इशू हो तो बेटा टाइप करके मुझे बता देना, सही है। अच्छा, अब तीनों चीजें तो हो गई बेटा डिस्कस, किसी को कोई भी सवाल है,
कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो हैंड रेस कर दो, मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, फिर पूछ लेना मुझसे, और या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोगों का क्वेश्चन है? कोई सवाल नहीं है? समझ में आ गया है? मिस ऑस्मो रेगुलेशन वापस डिफाइन कर दे। ठीक है सुमैया। अच्छा देखो, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है बेटा? ऑस्मो का मतलब होता है क्या कहते हैं आपका, ऑस्मोसिस याद होगा आपको, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। माहिम बेटा आप मुझे बताना अगर आवाज तेज आ रही है तो मुझे बताओ, ठीक है। ऑस्मो का मतलब होता है ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई भी काम। ऑस्मोसिस में हम किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं बेटा? हम सॉल्यूट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सही है। अब बॉडी के अंदर देखो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, और ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, सॉल्यूट भी होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या आपके पास वाटर होता है 90 to 95%, सही है, और जो बाकी सॉल्यूट्स होते हैं वो तकरीबन 5% या अराउंड 10%, 10% तो बहुत ज्यादा है, 5% उसका पूरा ब्लड का एक कह सकते हैं कंपोनेंट बना रहा होता है, सही है। तो अब जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं, उनको रेगुलेट करना, ठीक है, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर सेल की जो है वो सेल का लेवल जो क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया बेटा कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि क्लास में आपने कितने चम्मच चीनी डाले, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट होगा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसमें कम उसमें कम, ठीक है, जिसमें कम सॉल्यूट होगा उसमें कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस चीज को मेंटेन रखना, इस चीज को बैलेंस रखना कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर अपने मेंटेन लेवल से ऊपर या नीचे ना जाए, दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। सो आई होप सुमैया कि आपको समझ में आ गया। अगर आ गया तो मुझे बताओ, और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा टाइप कर दो, नहीं तो मैं फिर फीडबैक पे चली जाती हूँ। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फीडबैक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं बेसिकली। कोई सवाल है किसी का? नहीं है तो नो लिख दो, अगर है तो फिर लिख दो। आई होप कि कोई क्वेरी ना हो तो मैं फिर रिसेप्टर नो, ठीक है, नो सही है, नो क्वेरी। लेकिन मेरे पास क्वेरी जरूर होंगी लेक्चर के एंड में। जो नए बच्चे उनको शायद ना पता हो, लेकिन मुझे मोस्टली नए नाम नहीं नजर आ रहे, पुराने ही हैं। तो लेक्चर के एंड में अगर टाइम बचा या कनेक्शन ना खराब हुआ तो फिर हम एंड के 5 मिनट में आप लोगों से सवाल भी करेंगे और मैं स्लाइड शेयरिंग खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आपकी बुक्स भी बंद हो, सही है। तो ठीक है, अब हम जो है वो चलते हैं फीडबैक की तरफ, सही है। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? फीडबैक की पहले बेटा आप लोग डेफिनेशन मार्क कर लो कि ये स्टार्ट हो रही है थर्ड लाइन से, लॉजिकली से लेकर, और ये खत्म हो रही है आपके फीडबैक सिस्टम पर, ठीक है, जो फीडबैक बोर्ड में लिखा हुआ है वहां पर खत्म हो रही है, सही है। उसके बाद बेटा आप लोग मार्क करो रिसेप्टर की डेफिनेशन फीडबैक सिस्टम के बाद से ही मार्क करो, एज सून से लेकर रिसेप्टर तक, सही है, एज सून से लेकर रिसेप्टर तक। और जो इफेक्टर है उसकी डेफिनेशन आप लोग मार्क करो, थर्ड लास्ट लाइन, इट सेंड्स इट्स इंस्ट्रक्शन से लेकर लास्ट लाइन बैक टू नॉर्मल, ठीक है। मार्क हो गया होगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स, देखो होम्योस्टेसिस की हमने क्या डेफिनेशन डिस्कस की कि कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सही है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि भाई सपोज करो इसकी जो बेसिक लाइन है ना बेटा, जो इसका कह सकते हैं फाउंडेशन है, वो किस लाइन पे है कि इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इस चीज को थोड़ा बेटा समझो कि भाई देखो दो चीजें हैं इसमें, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं अब जैसे आजकल का हम लोग का जो कराची का मौसम हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया कि भाई बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, 40 जा रहा है, 37 38 डिग्री, तो ये ज्यादा टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर है। अब मुझे ये बताओ कि जब हॉट टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस हॉट टेम्परेचर के खिलाफ या हॉट टेम्परेचर से हमें बचाने के लिए काम करेगी ना, ऐसी बात है या नहीं है? या बॉडी का टेम्परेचर और ही कोई बढ़ा देगी? ऐसा तो नहीं होगा।
क्या कोशिश करेगी बॉडी कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ऐसा रखे कि भाई अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी कोशिश करे कि वो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने की, कम करने की कोशिश करे कि भाई इंसान को गर्मी ना लगे। सही है। तो अब बाहर के मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना इज नोन एज होम्योस्टेसिस। कि भाई अगर आप किसी सर्दी वाले इलाके में गए हो, नॉर्दर्न एरियाज गए हो, ठीक है, या कराची में या कर सर्दियों में उसकी बात करो, तो क्या होगा बेटा कि अब टेम्परेचर 10 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी कि बॉडी थोड़ी अपने आप को गर्म करने की कोशिश करेगी ताकि इंसान को सर्दी ना लगे। ठीक है। तो व्हाट इज दैट कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपना इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह बना रहे हो कि आप उसमें एडजस्ट हो सको। सही है। तो अब ये चीज एक मैं बताना चाह रही थी जो होम्योस्टेसिस में हम डिस्कस हमने इतना ज्यादा नहीं किया था। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक। अब फीडबैक सिस्टम देखो, हमने बात तो कर ली होम्योस्टेसिस होती है, होम्योस्टेसिस ये वो। अब होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेन करना। अब उस मेंटेन करने के लिए कोई सिस्टम भी तो होगा ना बॉडी में। ठीक है। होम्योस्टेसिस तो सिर्फ एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को कर कौन रहा है या मेंटेन कौन कर रहा है, दैट इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। अब डेफिनेशन पढ़ लेते फिर मैं आपको समझाऊं कि भाई इसका क्या होता है। मतलब होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को बेटा अंडरलाइन कर लो, ये ब्लैक से लिखना। ठीक है। और ये बहुत कीवर्ड है इसका। फीडबैक सिस्टम जब भी आप नाम सुनो तो आपके जहन में फौरन से आना चाहिए यार इसका मतलब है चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस डेफिनेशन। ठीक है। इसको ब्लैक से लाजमी अंडरलाइन करना। और ये एमसीक्यूज में भी ऐसे आता है कि द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज नोन एज डैश। सही है। तो आपके पास ये चीज आपको बोर्ड में याद होनी चाहिए, या अगर डेफिनेशन में आती है कभी तो चेक एंड बैलेंस लाजमी लिखना। ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 0। अच्छा, द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द बॉडी इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। भाई चेक और बैलेंस का क्या मतलब होता है। सही है। चेक का मतलब होता है, चेक एंड बैलेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हो और फिर उसको अकॉर्डिंगली बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो वो मैकेनिज्म या वो सिस्टम बॉडी के अंदर विच इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस, ठीक है, या इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द बॉडी इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम इसको कहा जाता है बेसिकली द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब फीडबैक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली होते तो 3 है, बट यहाँ मेरे ख्याल से 2 बताए हुए, बट 3 होते हैं। ये चीज हम लोग पहले भी बेटा फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। जो मुझसे नहीं पढ़े हुए बच्चे उनको भी पता होगा कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है। रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर क्या होता है बेटा, मुझे जरा आप लोग बगैर देखे बताओ। मुझे अनम्यूट मैंने कर दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को बताना है तो बताओ कि रिसेप्टर क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है, बगैर देखे बताना। मिस रिसेप्टर बेसिकली इट रिसीव्स स्टिमुलाई, कोई भी चेंज को रिसीव करता है। हाँ ठीक है, सही है। और इफेक्टर इफेक्टर वो परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। सही है, रिस्पॉन्स देता है बेसिकली। सही है। यस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब बेसिकली बेटा रिसेप्टर और इफेक्टर 2 चीजें हो गई, और तीसरी चीज जो यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखी हुई है वो होती है ब्रेन। जो आपके पास ब्रेन होता है ना, आपका जो CNS होता है, दैट इज बेसिकली आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। रिसेप्टर्स, एक काम करो, जब ये पैराग्राफ आप लोग याद करो या लिखने लग जाओ तो एक चीज कर लेना, रिसेप्टर लिखना एक लाइन में। ठीक है। आगे एरो बनाना, ब्रेन लिखना या CNS लिखना, और आगे एरो बनाकर वो लिख देना इफेक्टर। ठीक है। तो एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये ब्लैक से लिखना या बॉक्स बना देना, जो भी आप लोग को सूटेबल लगे। तो अब देखो रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चेंज को परसीव करना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया फुरकान, क्या पूछना चाह रहे हो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में? मुझे थोड़ा क्लियरली बताओ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या पूछ रहे हो आप, तो मैं फिर आपको बता दूं। CNS फुल फॉर, हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ठीक है। अच्छा, अब देखो रिसेप्टर का काम क्या होता है, किसी भी चेंज को महसूस करना, डिटेक्ट करना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। और आपका जो ब्रेन होता है CNS, ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसको इंटरप्रेट करना और जितनी भी क्या कहते हैं आपको कमांड देना। ठीक है, या बताना कि भाई इस तरह से काम करना है, इंस्ट्रक्शंस भेजना, वो किसका काम होता है, आपका ब्रेन का या आपका CNS, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम जो बेसिकली आपका कहलाता है। सही। अब जो इफेक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि भाई जो सिग्नल मुझे मिल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूं, या जो इंस्ट्रक्शंस उसके पास आई हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उस टारगेट को अचीव करने की या उस कमांड को अचीव करने की कोशिश करता है। सपोज अब इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूं, फीडबैक सिस्टम के 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज फीडबैक सिस्टम एंड मेंशन इट्स 3 कंपोनेंट्स या 2 कंपोनेंट्स, तो आपने क्या लिखना है बेटा, रिसेप्टर बताना है, रिसेप्टर क्या होता है, CNS बताना है, ब्रेन बताना है। ठीक है।
CNS में बेसिकली दो चीजें आती हैं आपके पास, ठीक है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब जो आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं, आपका जो नर्व्स होती हैं वो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व जो कहते हैं आपके पास जो होती है ना, क्रेनियल कितनी होती हैं, और 12 उनका पेयर होता है, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, सही। तो ये आपके पास हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो इफेक्टर है, इफेक्टर का काम देखो, इफेक्टर बेसिकली आपके ना मसल्स आ जाते हैं इफेक्टर्स में ना, आपके मसल्स आ गए, आपके बोन्स आ गए, जो मूवमेंट करवाकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग ऐसी, जो जैसे हमारी पहले क्लासेस होती थी फेस टू फेस, वैसे बैठे हुए, ठीक है। आपने जो है, मैंने आपसे एक सवाल किया, ठीक है, आपके कानों ने सुना कि भाई मिस ने मुझसे पूछा है, सपोज करो व्हाट इज होमियोस्टेसिस, ठीक है। अब आपने सुना कि भाई मिस ने बोला व्हाट इज होमियोस्टेसिस, ठीक है। आपको क्या मिला, एक आपके रिसेप्टर्स ने सेंस किया कि भाई मिस ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। कौन से रिसेप्टर्स ने? आपके पास एयर में जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने मेरी आवाज सुनी कि मिस ने ये जुमला कहा है, ठीक है। अब रिसेप्टर्स सुनने के बाद कि भाई ये जुमला कहा गया, कहाँ भेजेंगे सिग्नल्स? आपके ब्रेन में भेजेंगे कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि भाई मेरे पास जो सिग्नल आया है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, अब इसका मैं जवाब क्या दूं। वो सिग्नल जाएंगे आपके पास कहाँ? आपके टंग की तरफ जाएगा, आपकी ओरल कैविटी की तरफ जाएगा, आपकी लिप्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और इफेक्टर बेसिकली आपका मुंह या आपकी जबान या आपकी लिप्स या आपकी लैरिंग्स कहलाएगी, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो वॉइस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इफेक्टर, रिसेप्टर और ब्रेन का मैकेनिज्म ये होता है कि कोई सिग्नल आपको मिला, ठीक है, या फिर ऐसे सपोज कर लो कि आपको फॉर सपोज अगर किसी मस्कीटो ने काटा है, ठीक है। अब उसने जो काटा है वो आपके पास इफेक्टर सॉरी रिसेप्टर कौन सी चीज कहलाएगी? स्किन, ठीक है। स्किन ने रिसेप्ट किया कि भाई मुझे मच्छर ने काटा है। सिग्नल गया आपके पास दिमाग में, ठीक है, CNS में गया कि भाई हाँ कि मुझे मच्छर ने काटा है। अब सपोज करो कि आप उसको मच्छर को हटाने की कोशिश करोगे, तो वो कैसे करोगे आप? बिकॉज ऑफ योर हैंड्स, ठीक है। उसको कहा जाता है इफेक्टर के, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। तो ये जो फीडबैक सिस्टम है बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बताओ, नहीं तो मैं फिर इसकी 2 टाइप्स की तरफ चलती हूँ, ठीक है। ये तो कंपोनेंट्स थे इसके फीडबैक के। अब हम जो है वो इसकी 2 टाइप्स और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है बेटा तो अपने आप को अनम्यूट, हाँ बेटा जयवंती पूछिए। मिस, ये जो फीडबैक वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है लाइक मेजॉरिटी ऑफ सच मैकेनिज्म्स आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसका क्या मतलब है? कौन सी लाइन बेटा? सेकंड लाइन में मेजॉरिटी ऑफ सच मैकेनिज्म्स आर देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है। देखो एक होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है आपके पास मैकेनिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कोई भी सिग्नल को प्रोसेस करना, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मैकेनिक्स ना इन्वॉल्व हो। अब जैसे सपोज करो आपके पास हार्मोन्स होते हैं, सही है, आपने पढ़ा होगा या 9 में आपको याद हो। तो जैसे सपोज करो ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स का मेजर हार्मोन होता है, सही है। अब ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? बेसिकली हार्मोन है, सही है। अब वो जाकर हमारी ओवरीज पर, जो फीमेल बॉडी की ओवरीज होती है उनके ऊपर काम करेगा, ठीक है, ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा। तो ये उसका क्या हो गया? उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया कि भाई वो अपनी डायनेमिक्स को के ऊपर काम कर रहा है विदाउट एनी मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट। समझ रहे हो मेरे बेटा? अब जैसे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं कहूंगी कि भाई ये मैकेनिकल पूरा प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट भी स्केलेटल सिस्टम की मैकेनिक्स में आता है। कैसे? कि आपके पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट कौन सा हो गया? फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया। अब उस हार्मोन ने अब उस केमिकल ने जाकर मसल पे एक्ट किया, तो मसल जो काम करी है वो कौन सा कंपोनेंट हो गया? मैकेनिकल कंपोनेंट हो गया, है कि नहीं है? सही है बेटा। तो दैट इज नोन एज आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी हार्मोन से रिलेटेड प्रोसेस या कोई भी जनरल प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व मैकेनिकल वर्क इज नोन एज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सही है बेटा? आई होप क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? मैंने आप लोगों को किया हुआ है म्यूट। अच्छा बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बेटा कैन यू हियर मी? मुझे बताओ। मिस बहुत कम आ रही है आवाज, कम आ रही है, बहुत अटक रही है। अब आ रही है? जी मिस।
ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ नोट करना कि ये जो नेट का इशू है या लाइट का इशू है बेटा, देखो ये ना हर जगह हो रहा है। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर आपको बात बताऊँ, राव यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता है कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट हम लोगों की लेक्चर्स के हम लोग के दौरान भी ना ये हो जाते हैं मसले मसाइल के, भाई लाइट चली गई, हमारी नहीं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, कभी कनेक्शन खराब हो गया, कभी टीचर का कोई इशू हो गया, तो ट्राई टू टॉलरेट इट, ठीक है। कभी कभी ऐसे मसले हो जाते हैं, लाइट जाना हमारे इख्तियार में नहीं है, ना नेट का आना जाना हमारे इख्तियार में, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कोई मसला ना हो। अच्छा बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग की इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट वीक क्लास, या जो भी टाइम टेबल में आपका आता है, तो हम लोग जो है वो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। क्या कहते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। मिसी फिजियोलॉजिकल नहीं हो रहा। क्या चीज़ बेटा, क्या कह रहे हो? मुझे नहीं आवाज़ आई आपकी साहब। देखिए आपने जो समझाया ना, अच्छा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दोबारा बता। अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं था ये चैट बॉक्स। अच्छा ठीक है। ईस्ट्रोजन की एग्जांपल नहीं समझ में आई। देखो, ईस्ट्रोजन की एग्जांपल अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ईस्ट्रोजन हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी बेटा, देखो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है विच बेसिकली इन्वॉल्व्स आपका हार्मोन या कोई भी नर्व इम्पल्स का काम इन्वॉल्व करना, ठीक है। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा स्टडी ऑफ समथिंग विच इज रिलेटेड टू आपका हार्मोन्स या नर्व सिग्नल्स दैट डज नॉट बेसिकली इन्वॉल्व मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब सपोज करो कोई भी हार्मोन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हार्मोन आपके पास जाकर किसी भी मसल, हार्मोन तो नहीं कह सकते, कोई भी अगर केमिकल है वो जाकर मसल पर काम कर रहा है, ठीक है। तो जो केमिकल काम कर रहा है ना मसल के ऊपर, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद जो मसल मेरा हिल रहा है या मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसको कहा जाता है, कोई भी ऐसा काम विच डज नॉट इन्वॉल्व मैकेनिकल वर्क, ठीक है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। अब देखो, एक्सक्रीशन का काम पूरा हो रहा है, कहीं पे उस पर मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस जो रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा जो पूरा काम हो रहा होता है, किडनी में ब्लड आना, ब्लड फिल्टर होना, वो सब काम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और सब फीडबैक के मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल नहीं होते, मोस्टली या मेजोरिटी होते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। फुरकान, हनीम, सही है, ठीक है बेटा। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, और फिर सवाल भी मैं करूँगी जो जितना हमने आज पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ बेटा।